गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई अमृता शर्मा वेलकम यू इन अ न्यू लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल से एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डेफिनेट प्रोपोर्शन को डिस्कस कर चुके हैं। बेटा, एटॉमिक मास, एटम के बारे में जब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी तो ये बताया कि एलिमेंट के एटम का कुछ मास होता है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स मास उसका होता है। अब सभी साइंटिस्ट एटम के मास को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे, लेकिन इतना छोटा पार्टिकल जिसको हम देख नहीं सकते, जो इंडिविजुअल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जिससे मिलकर के ये मैटर बनी हुई है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, उसको किसका नाम दिया गया था बच्चों? एटम का। इंडिविजुअल पार्टिकल जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसके मास को फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी थी। एक तो पार्टिकल जो इंडिविजुअल है, छोटे से छोटा पार्टिकल है जो हमें दिखाई नहीं देता, एक तो प्रॉब्लम ये है बहुत स्मॉल पार्टिकल है। दूसरा, उसका जो मास आएगा, उसका जो वेट आएगा वो भी बहुत कम आएगा, तो उसको कैलकुलेट करने में भी डिफिकल्टी है। 3-4 प्रॉब्लम थी। अगर कोई हाईली पावर वाला माइक्रोस्कोप ऐसा उस टाइम पे 19th सेंचुरी के टाइम पे अगर था तो फिर एटॉमिक मास निकालना आसान था, लेकिन उस टाइम पे ऐसे डिवाइसेस डेवलप नहीं हुई थी। आजकल तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है जिसके द्वारा हम एटम के मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा, एटम के मास को निकालना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। तो बच्चों, एटम के मास को ना निकाल करके रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड आउट किया गया। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? अगर किसी एक सब्सटेंस का कुछ मास है तो उससे कंपेयर कर देंगे दूसरे सब्सटेंस के मास को, कि पहले सब्सटेंस के मास से दूसरे सब्सटेंस का मास कितना हैवी है या कितना टाइम्स लाइट है। उससे हम क्या निकाल देंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल देंगे। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं, यहाँ पे देखो, आपको स्क्रीन पे एक वेट बैलेंस दिखाई दे रहा होगा और एक वाटरमेलन जिसके 12 इक्वल पीसेस किए गए हैं। बेटा, एक वेजिटेबल सेलर है, उसके पास कोई वेट नहीं है जिससे आपको वो वेइंग करके वेजिटेबल दे सके। तो उसने क्या किया? एक रिलेटिव मास लिया। उसने वाटरमेलन लिया और उसके पीसेस कर दिए, और वाटरमेलन के उसने 12 पीस कर दिए हैं। और वो क्या करता है? वेट बैलेंस के एक तरफ तो वाटरमेलन के पीसेस रखता है और दूसरी तरफ जो उसको वेजिटेबल वे करनी है उसको रखता है। मान लो 2 पीस रखे और जितना वेजिटेबल दूसरी तरफ रखा, जब इक्वल हो गए तो वो दे दिया। और उसने कहा कि ये रिलेटिव मास है। रिलेटिव का मतलब एक को कंपेयर करके दूसरे का मास फाइंड आउट करना क्या कहलाता है बच्चों? रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। तो बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास बताने के लिए अब कोई रेफरेंस भी लेना था, कोई स्टैंडर्ड लेना था कि किसको स्टैंडर्ड मान करके। जैसे वेजिटेबल सेलर ने तो क्या किया? वाटरमेलन को स्टैंडर्ड मान लिया, वाटरमेलन के पीसेस को स्टैंडर्ड मान लिया। अब हमें कोई ऐसा एटम चाहिए था जिसको स्टैंडर्ड माना जा सके दूसरे एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले 19th में सबसे पहले जिस एटम को स्टैंडर्ड के तौर पे यूज किया गया था वो था हाइड्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन का यूज किया गया और उसके बाद आज तक कार्बन का यूज किया जा रहा है। 1961 में कार्बन को रिलेटिव मास कैलकुलेट करने के लिए एज ए स्टैंडर्ड यूज किया गया।
तो बेटा 3 स्केल एटॉमिक मास नहीं, रिलेटिव एटॉमिक मास बताने के लिए ये 3 स्केल थी, हाइड्रोजन स्केल, ऑक्सीजन स्केल एंड कार्बन स्केल। तो बच्चों हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड क्यों लिया गया? क्योंकि हाइड्रोजन जितने भी एलिमेंट थे उसमें से सबसे लाइट वेट का हाइड्रोजन था, लाइट वेट का एटम था हाइड्रोजन। तो क्या किया गया रिलेटिव मास बताने के लिए? बच्चों देखिएगा, ये मेरे पास एक वेट बैलेंसिंग करने की एक डिवाइस है। मान लो कार्बन के एटम का मास बताना है, तो वेट बैलेंसिंग के एक तरफ रख दिया गया कार्बन का एटम और दूसरी तरफ हाइड्रोजन के एटम रखने स्टार्ट किए। मान लो एक एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हाइड्रोजन के एटम को रखा गया दूसरी तरफ। तो क्या पाया गया, जब हाइड्रोजन एटम को पुटअप किया गया तो हाइड्रोजन के 12 एटम का जो मास है उसके बराबर कार्बन के एक एटम का मास आया। ठीक है, तो मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन किसके बराबर आया? 12 मास ऑफ 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन के एक एटम का मास किसके बराबर आया? हाइड्रोजन के 12 एटम के बराबर आया। और बेटा इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन को रखा गया, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन वो किसके बराबर आया? मास ऑफ 16 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जब 16 एटम का मास था उसके बराबर किसका मास आया? ऑक्सीजन के एक एटम का मास है। तो हाइड्रोजन स्केल को यूज करके कुछ एटम के मास बताए गए, लेकिन मास थे वो फ्रिक्शनल आ रहे थे। इस वजह से फिर ऑक्सीजन को स्केल माना गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन एटम का यूज करके फिर दूसरे एटम के मास कैलकुलेट किए गए और लास्ट इन 1916 जो अब तक है कि स्टैंडर्ड के लिए कार्बन को लिया। अब कार्बन ना तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है, कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड ले लिया गया। और नेचर में कार्बन के आइसोटोप्स भी अवेलेबल है, कार्बन कई फॉर्म में अवेलेबल होता है। नौ बच्चों, इन 1961 कार्बन को एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए एज ए स्टैंडर्ड लिया गया और कार्बन 12 लिया गया। कार्बन 12 क्या है? कार्बन कई फॉर्म में नेचर में मिलता है, कार्बन का एक आइसोटोप्स है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन 12 इज टेकन एज स्टैंडर्ड। मास ऑफ अदर एलिमेंट आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कार्बन 12। कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है। तो दूसरे एलिमेंट का मास कार्बन 12 को यूज करके किया गया। बेटा क्या किया गया? एक यूनिट बनाई गई 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है? कार्बन के एक एटम का जो मास है उसको 12 से डिवाइड करने से जो मास आता है उसको 1 AMU का नाम दिया गया। 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन के एक एटम का जो मास है 1 AMU किसके बराबर है? 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। जैसे ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम होता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी यूनिट है, इससे तो बड़े ऑब्जेक्ट का मास हम निकाल सकते हैं। एटम तो इतने छोटे हैं, उनके लिए तो कोई छोटे मास की यूनिट बनानी थी और उसको AMU का नाम दिया। आजकल AMU की जगह आपको U मिलेगा, यूनिफाइड यूनिट। तो बच्चों 1 AMU किसके बराबर है? 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटोप्स है,
उसके मास, जो भी मास है एक एटम का, उसको 12 से डिवाइड करके किसका मास निकाल लिया गया ना, 1 AMU निकाला गया, 1 एटॉमिक मास उसको नाम दे दिया गया। और दूसरे एलिमेंट का मास, एलिमेंट के एटम का मास कैसे निकाला गया, मान लो हमें ऑक्सीजन के एटम का मास निकालना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम रखा गया और यहाँ पे क्या रखा, ये यूनिट 1 AMU रखी गई। मतलब कार्बन के एक एटम के मास को 12 से डिवाइड करके 1 AMU रखा, फिर दूसरा AMU रखा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये तो क्या है बच्चों, ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन एटम है। और ये क्या है, AMU है, एटॉमिक मास यूनिट, 1/12 किसका मास, कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12। एक बार 1 AMU रखा, 2 AMU, 3 AMU, जब हमने 16 AMU रख दिए तो ऑक्सीजन का मास बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या था, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर आया बच्चों, किसके बराबर, 16 AMU के बराबर आया। और आजकल AMU की जगह क्या लिखा जाता है, U लिखा जाता है, दैट इज यूनिफाइड यूनिट। तो बेटा इस तरीके से कार्बन 12 का यूज करके डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक मास निकाले गए। कुछ एटम के एटॉमिक मास यहाँ पे मैं लिखती हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। 1 AMU क्या है, कार्बन 12 के एक एटम के मास को 12 से डिवाइड कर देते हैं, उसको किसका नाम दिया, 1 AMU का। तो बच्चों हम मास नहीं निकाला, हमने रिलेटिव मास निकाला है। कार्बन के एटम का मास यूज करके हमने ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सल्फर, बहुत से एटम का एटॉमिक मास निकाल लिया है। इस तरीके से हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को बच्चों कैलकुलेट किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो एटम जो हम यूज करेंगे उनका एटॉमिक मास देखिएगा बेटा। नाउ देखिएगा, सबसे पहले मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज 1U, U फॉर यूनिफाइड यूनिट, 1.008 होता है, उसको 1 लिख देते हैं। मास ऑफ कार्बन एटम 12U, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16U, मास ऑफ सोडियम एटम 23U, मास ऑफ मैग्नीशियम एटम 24U, मास ऑफ कैल्शियम एटम 40U। इस तरीके से आपकी बुक में एक टेबल भी दी गई है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के एटॉमिक मास दिए गए हैं। तो आप इन इम्पोर्टेंट एटॉमिक मास को मेमोराइज करिएगा बच्चों। आई होप कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस।